वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़कार। आज के अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि मंजूर हो चुका है और सदर मुमलिकत को ये बिल भिजवाया जाएगा और जो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस सदर मुमलिकत की जानिब से ये बिल इस बिल पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद ये प्रॉपर कानून के तौर पर नाफिजुल अमल होगा। साथ साथ आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ केस सुनने वाला जो बेंच है वो टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजत के बाद कल नया बेंच समाअत करेगा, जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वज़ीर ख्वाजा आसिफ की जानिब से जब मीडिया से गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से इस बेंच टूटने पर कहा गया कि ये जो बेंच का टूटना है ये निशानदेही है कि ऑल इज़ वेल। क्या मतलब था इनकी इस गुफ्तगू का, इस पर आज कोशिश करेंगे हम अपने पैनलिस्ट से बात कर सकें। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का जो है, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि इमरान नियाज़ी की इंतकामी कार्रवाई थी जिसमें सदर आरिफ अलवी भी आला कार बने। ये जो टाइमिंग्स हैं यहाँ पर नाज़रीन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं यहाँ पर, और यकीनी तौर पर आज जैसे कि ये कमेंट्स भी सामने आया कि इस मुल्क में सियासी मौशी बहरान के साथ अब आइनी बहरान भी जन्म लेता जा रहा है, बल्कि जन्म लेना तो दूर की बात है, बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन ये बहरान। और नाज़रीन, जो जमहूरी मुल्क होते हैं वहाँ पर जमहूरी तर्ज़ अमल से ही इस तरह के बहरानों के और इस तरह के मसाइल का हल निकाला जा सकता है, लेकिन वो हल निकाला कैसे जाएगा जब टेबल टॉक होगी, मुज़ाकरात होंगे। तो उस वक्त सियासी पार्टियां क्या सोच विचार रखती हैं, क्योंकि अब मौज़ज़ अदलिया की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ रिमार्क सामने आया कि ये जो सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, इसे कम करना सियासी पार्टियों का ही काम है। तो उस पर बात करेंगे। हमारे मौजूद पैनलिस्ट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़ान खान साहब का साथ हासिल होगा, सीनियर एंकर पर्सन है। सर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे बहरमन तंगी साहब। सर वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया बहरमन तंगी साहब आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब। सर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़फ़ान खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। ये जो मामला है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, जो इस तरह का सिनेरियो है बड़ा अब क्रिटिकल होता जा रहा है, ख़ास तौर पर सियासी मंजरनामे के हवाले से। क्या कहिएगा, सियासत के बदलते तेवर किस सम्त की जानिब बढ़ रहे हैं? सफ़ान, कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, आपने दुरुस्त कहा कि एक माशी बहरान, एक सियासी बहरान और अब एक आइनी बहरान जिसको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, इस पर दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमने देखा कि आज आए। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा और जिस तरह हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया कि आज दो चीज़ों के ऊपर, एक तो जो 4-3 और 3-2 वाला मामला चल रहा था अदालती फ़ैसले को लेकर कि मौज़ूद अदलिया की तरफ से, फिर ऑनरेबल 2 जजेस की तरफ से जो एक फ़ैसला तफसीली बाद में आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो फ़ैसला 4-3 का था ना कि 3-2 का था, जो हुकूमती मौक़िफ़ भी इससे पहले था। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जिस तरह कहा जी ऑल इज़ नॉट वेल, तो उन्होंने ये भी निशानदेही की कि एक तो वो फ़ैसला, फिर उसके बाद जो बेंच का आज टूटना है जिसमें से एक ऑनरेबल जज ने अपने आप को अलग किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि 184(3) के तहत जो इख्तियारात हैं और अगर जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो उसकी अमेंडमेंट तक रोका जाए, क्योंकि उस फैसले में कल वो शामिल थे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला है। तो ये दोनों चीज़ों को उन्होंने कहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल, और ये एक क्राइसिस की निशानदेही है, एक लड़ाई की तरफ, एक जो अंदर एक इख्तिलाफ या डिवीजन की निशानदेही है। लेकिन इस पर दूसरा जो मौक़िफ़ आया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। उनकी कानूनी टीम की अगर आप बात सुने, यानी अली ज़फ़र साहब जो उनकी टीम को लीड कर रहे हैं इस केस में कोर्ट में, वो कहते हैं कि ये इख्तिलाफ राय है, ये कोई लड़ाई या कोई क्राइसिस नहीं है, ये एक इख्तिलाफ राय है जो होता है बेंचेस के दरमियान। लेकिन जो सियासी उमूर को समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, अगर आप उनसे बात करें जिनसे बात भी हुई मुख्तलिफ औकात पे आज के दिन भी, तो वो कहते हैं ऐसी नज़ीर मिलती नहीं है कि जिस तरह से बेंच टूट रहे हैं, जिस तरह से मौजूद अदलिया की तरफ से फैसले आ रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो 4-3 और 3-2 की मामला हुआ है इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। यानी हम एक ऐसे शदीद बहरान में जो अदलिया का हमें नज़र आ रहा है, और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बुरी सूरत हाल में इस वक्त मौजूद हैं। सियासी तौर पर हमारी पार्लियामेंट इस वक्त एक्टिव है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी मसाइल हमारे जन्म ले रहे हैं उनका हल अदलिया में जाकर ही होता है। सियासतदान आपस में बैठकर उनका हल नहीं कर सके, जिसको खुद तस्लीम करते हैं सियासतदान की गलती है, उसमें तनकीद का निशाना इमरान खान साहब को बनाते हैं कि वो बैठने को तैयार नहीं है। और अदलिया के अंदर भी अब ये क्राइसिस नजर आता है। अब इसको लड़ाई कहें, लेकिन इसको सफान
all is not well सफान, कहें। ये स्पेस अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातें ही दे रही होती हैं जब वो एक टेबल टॉक पर आमादा नहीं होती हैं। इस तरह के बयानात जो ऐवान में सामने आ रहे होते हैं, उसके बाद ही जो मुख्तदर हल्के हैं उनको इंटरवीन करना पड़ता है। सफान, बैरामन तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से भी जो एड्रेस किया गया ऐवान में, और आप तो सर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर क्या नैरेटिव अपनाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बहुत हद तक इंतखाबात के लिए माइल नज़र आ रही है, जिस पर इत्तेहादी जमातों के तौर पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है। फिर आज जो अदालती इस्लाहात के हवाले से भी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है ऑल इज़ नॉट वेल, ये किस तरफ इशारा है? सर, आप इत्तेहादी हैं, मामलात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। बैरामन तंगी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरीन जुल्फ़िकार साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा एक स्टैंड रही है कि हमने हमेशा डायलॉग्स पे यकीन रखते हैं, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब हुकूमत बनती है तो वो जमहूरी हुकूमत, वो पार्लिमानी निज़ाम अपोजिशन और अपोजिशन लीडर की ताउन से आगे बढ़ती है। और आपको याद है कि मीडिया भी अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारियों की बारे में बात करता हूं, लेकिन एक मिनट मुझे आप दे दें कि अगर पिछली हुकूमत को आप देख लें तो अगर मीडिया ने कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की है तो उसको दुश्मन करार दिया है। अगर अपोजिशन लीडर ने उसको कहा है कि आए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं या इकोनॉमी करते हैं तो उसको कहा है कि एनआरओ मांग रहे। अगर मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्लोर पे खड़े होकर कहते थे कि आगे बढ़े इमरान, हम आपके साथ हैं, तो उसको भी कहा कि एनआरओ मांग रहे। उस दिन से लेके आज तक अगर आप इमरान की सियासत को देखते हैं तो आज अगर माशी क्राइसिस हैं, अगर पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, तो ये वहाँ से शुरू हो के आज तक है। लेकिन पीपल्स पार्टी, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस दिन भी फ्लोर पे कहा था कि ये मुल्क किसी का नहीं है, ये मुल्क हम सब का है, और हम लोगों से भी बैठना चाहते हैं और बैठ सकते हैं जिनके शिकले हमें पसंद ना हो। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहे हम अपोजिशन में हो या हम हुकूमत में होते हैं, हमारे दो स्टैंड है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और अगर हम अपोजिशन में होते या हुकूमत में होते, हम डायलॉग्स पे और बैठने पे यकीन रखते हैं। जब हम अपोजिशन में थे तो भी इमरान को हमने कहा था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप कानून साजी ले आएं, आप मुल्क के लिए काम करें, आगे बढ़े, हम आपका साथ हैं। डायलॉग तब होंगे सर जब आप तो सर आप लोग कहते हैं कि हम तो इन्हें समझते ही नहीं है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये सियासतदान नहीं है, ये तो सर एलियंस हैं। ये इस तरह की अवानों में बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी करती रही है, मुस्लिम लीग नून करती रही है कि ये तो सेलेक्टेड है, इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से। सर, आप लोग तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, तो फिर डायलॉग कैसे होंगे सर? देखिए, जब आप ट्रस्टेबल ना हो, जब आप ट्रस्ट को बिल्टअप नहीं करते, तो जाहिर बात है कि ऐसी ही बातें आएंगी आपके बारे में। मैं आपको बता रहा हूं कि 25 जुलाई 2018 के बाद जब इसकी हुकूमत बनी, उसी दिन से लेके जब यह पोजीशन में चले गए और इसको एक जमहूरी तरीके से पार्लियामान से या वज़ीर आज़म हाउस से निकाला, उस दिन भी कहा था कि आए एज ए अपोजिशन लीडर रोल प्ले करे। लेकिन जब पाकिस्तान की माशी और सियासी हालात को यहाँ तक पहुँचाया कि कभी अमेरिका के खत से लेके आज जहर देने तक अब तमाम स्टेटमेंट निकाले इमरान की, तो मैं समझता हूं कि नाउ ही इज नॉट ट्रस्टेबल फॉर द अदर पार्टी लीडरशिप। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो आपने क्राइसिस का जिक्र किया कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और अभी आईनी क्राइसिस, आईनी बहरान भी है, मैं समझता हूं कि हम सब मिल बैठकर बैठना चाहिए और तब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये इन क्राइसिस पे काबू ले सकते हैं जब हम पाकिस्तान को अपना मुल्क समझ लें। ठीक है, नदीम कुरैशी साहब, सर जब भी बात होती है मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सर वो कहते हैं हम तो साथ बैठने के लिए, डायलॉग करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ ट्रस्ट इशूज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और यकीनी तौर पर सवाल यहाँ ये भी बनता है कि इंतखाबात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर वो इंतखाबात नहीं होते तो अगला लाहेमल क्या होगा? नदीम कुरैशी साहब से ब्रेक के बाद बात करेंगे, ब्रेक लेना कहा जा रहा है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नदीम कुरैशी साहब से सवाल आपसे ये था कि अगर इंतखाबात ना हुए तो इमरान खान का अगला लाहेमल क्या होगा सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इमरान खान साहब का
जो इलेक्शन के हवाले से मुतालबा है वो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के दस्तूर के ऐन मुताबिक है। ठीक है। मेरी कोई शख्स रहनुमाई कर दे अगर पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने तो फिर पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को राइज करने का क्या मतलब। और वो लोग जो ये कहा करते थे कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो लोग जो कहा करते थे वोट को इज्जत दे, और वो लोग जो हमें भाषण दिया करते थे पार्लिमान की सुप्रीमेसी का, सिविल सुप्रीमेसी का, तो इस बात का क्या जवाब देंगे। ठीक। बड़ा सिंपल, बड़ी आम सी बात है। भैया आपने अगर इंतखाबात नहीं करवाने हैं तो फिर आपको ये नाफिज कर दें, आप आइन को मौजूद कर दें। जब आप दस्तूर के साथ चलेंगे तो फिर दस्तूर की शिकों पर अमल करना आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। सर, ये जो दस्तूर को फॉलो करते हुए नदीम कुरैशी साहब जो इंतखाबात हुए, थोड़ा सा मैं हवाला दे दूं ताकि आप अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। सर 2013 के इंतखाबात यकीनी तौर पर सर जो धरने होते रहे, अदलिया के खिलाफ प्रॉपर मुहिम चली है। 2018 के इंतखाबात सर जो कि पूरा प्रॉपर मीडिया पर क्रैक डाउन हुआ, सर जो सिचुएशन रही फिर तहरीक अदम एतमाद, उसके नतीजे में जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की नदीम कुरैशी साहब बात करते हैं, जिस पर पीडीएम भी ये मौक़िफ़ अपनाती हुई नजर आती है कि अगर अब इंतखाबात हो भी जाते इस सिनेरियो में, सर आप तो यही कहेंगे कि जी ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं है, तो सर ये जो सियासी बहरान है ये तो मजीद तूल पकड़ता जाएगा नदीम साहब। देखिए, बात से बात निकालना, बाल की खाल उतारना तो आज इस हुकूमत से कोई सीख। हम तो बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं, बड़ी सादा बात कर रहे हैं, तो शायद टेक्निकल लोगों को समझ ना आए, आम आदमी को सब कुछ समझ आ रहा है। मैं आपको गुजारिश कर दूं, अभी पार्लिमानी बोर्ड बने थे जब इलेक्शन अनाउंस हुआ पंजाब में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पार्लिमानी बोर्ड था, पीएमएल का भी पार्लिमानी बोर्ड था। इन पार्लिमानी बोर्ड ने और बहने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी, इन पार्लिमानी बोर्ड्स ने अपने अपने कैंडिडेट से एप्लीकेशन ली। किसी की डेट 18 मार्च की एप्लीकेशन लेने की, डेट 20 मार्च में। आप बिलीव करें, मैं आपके प्रोग्राम में अब तक न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करता हूँ, आपके ख्वाहिश का इजहार करता हूँ मेहराब तंगी साहब से कि वो अपने कैंडिडेट्स का नाम मेंशन करें यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट पे। कितने लोगों ने पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टिकट अप्लाई किया। मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 20 से भी कम लोगों ने पंजाब से टिकट अप्लाई किया। सही। और 112 के करीब एप्लीकेंट थे जिन्होंने पीएमएल से टिकट मांगी। कोई शख्स इस बात को नहीं देख रहा, ना इसको डिस्कस कर रहा। भाई इन जमातों की पॉलिटिकल सूरत ये बन गई है कि पंजाब जैसे सूबे में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल का टिकट नहीं देना चाहते। ठीक, ये भले जितना मर्जी जलसों में शोर करें, मरियम साहब हो, बिलावल साहब गला फाड़ फाड़ के बोले, मैं कहता हूँ ना जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन कर दे किन लोगों ने गो मांगा। सर हम उसी बात पे आ जाते हैं। होगी तो हुकूमत देगी। सही। जिन बातों को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उनके पास तो अब एक रास्ता है कि वो इंतखाबात से भाग जाए। इंतखाब होगा तो ये एक्सपोज होंगे। अच्छा, इंतखाबात नहीं होगा, यही बात सफान गुफ्तगू आप इस वक्त मुलायजा कर रहे हैं। यकीनी तौर पर दो बड़ी पार्टियां हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी अपनी पार्टीज को। सफान, माजी में भी हमने यकीनी तौर पर ये देखा है कि टेबल टॉक होती रही है, अग्री डिसअग्री ये होता रहा है, और इसके बाद जो एक स्मूथ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है वो भी हमें देखने को मिला है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है सफान, आप उसको बेहतर तौर पर एनालाइज कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, वो इसकी जो लैकिंग एक बहुत बड़ी नजर आ रही है, वो टेबल टॉक नहीं हो रहे, बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने उसे जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया हम भी वही करेंगे। ये जो एक है कि सियासत बचाना रादर देन रियासत बचाना, वो हमें ज्यादा दिख रहा है सफान। एग्जैक्टली और ये सही आपने दुरुस्त तजिया किया है इस सूरत हाल, क्योंकि अभी देखिए क्राइसिस जो है ना वो इससे पहले भी बहुत आए हैं पाकिस्तान में, 1958 में, 1970 में, 1970 में, और हमें सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना भी रहा है, हमें इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना रहा है। 1998 में एटमी धमाकों के बाद बदतरीन हमारे रिजर्व्स गिर गए थे, हमें पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना भी रहा है, अदलिया के क्राइसिस का सामना भी रहा है। हमें वो वक्त भी याद है कि बेंचेस से एक फैसला आता था, एक बेंच से अलग फैसला। तो ये सारे क्राइसिस हमने देखे हैं, और लेकिन इस दफा थोड़ा सा फर्क यह है कि ये सारे क्राइसिस एक साथ
ہمارے اوپر نازل ہو گئے. یعنی ایک اکانومی کرائسس ہوتا ہے, ایک سیاسی, ایک آئینی, ایک قانونی, یہ سارے کرائسس ایک ساتھ ہم پر آ کر مسلط ہو چکے ہیں. اور ایسے وقت میں ہم نے ماضی میں جتنے بھی کرائسس دیکھے, تو جس طرح آپ ٹیبل ٹاک کی بات کہہ رہی ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ انٹرفیرنس کر کے بیچ کا کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کرتی تھی سیاسی قوتوں یا فریقوں کے درمیان راستہ ڈھونڈنے کے لیے, یا پھر ہم دیکھتے تھے کہ ایسی سیاسی شخصیات تھی جیسے نواب زادہ نصر اللہ صاحب تھے کہ وہ بیچ کا ایک راستہ تلاش کرتے تھے. اور پھر اگر تیسرا راستہ بچتا ہے تو وہ معزز عدلیہ کا راستہ بچتا ہے. اس وقت ہمیں نہ کوئی ایسی سیاسی شخصیت, کیونکہ سیاستدان اگر آصف زرداری صاحب بھی انیشیٹو لیتے ہیں تو عمران خان صاحب ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار, اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں, یعنی آپس میں نئی سیاستدانوں میں کوئی ایسی شخصیت جو ملا کے بٹھا سکے سب کو. یہ کام پارلیمان میں بھی نہیں ہو سکا. ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ نیوٹرل ہیں, وہ کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, وہ نہیں بٹھائیں گے ساتھ, نہیں کوئی کامن گراؤنڈ نہیں مل رہا. اور اب بچا معزز عدلیہ, اور عدلیہ کے اندر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ایک فیصلہ آ رہا ہے 4-3 ہے یا 3-2 ہے, یہ ایک بینچ ٹوٹ رہا ہے, ایک بینچ بن رہا ہے, ایک تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے, پھر عدالتی رولز میں اس پر جو ہے امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. تو اس صورتحال کے اندر یہ بیٹھیں گے جب کوئی کامن گراؤنڈ ہوگا. پھر ایک اور بھی اس میں ہم چیز دیکھتے تھے کہ یہ تمام قوتیں اگر نہیں بیٹھتی تھی تو پھر کوئی عالمی قوت, یعنی مثال کے طور پہ کوئی دوست ممالک وہ کردار ادا کرتے تھے اور وہ بیچ کا کوئی راستہ تلاش کرتے تھے, یعنی کہ وہ کہتے تھے پولیٹیکل فورسز کو کہ آپ بیٹھ کے اس کو حل کریں. اب جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان شدید ترین مالی بحران کا شکار ہے. ہمیں IMF کی قسط ملے گی, ہمیں پروگرام ریویو ہمارا کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہمیں $3 ارب درکار ہیں جو ہمارے دوست ممالک کے کمٹمنٹس ہیں, اس حوالے سے ہمیں ابھی تک ایشورنسز ہیں کہ ملیں گے نہیں ملیں گے, ہم لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں, ہمیں ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. اور نہ وہ کوئی اس طرح کا کردار ادا کر رہی ہیں کہ وہ ان تمام سیاسی قوتوں کو یکجا کر کے یا پھر کہہ سکیں کہ کم از کم ایک کامن گراؤنڈ, ایک سولوشن کی طرف آپ بڑھ سکیں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہے, کیونکہ یہ تمام معزز سیاستدان ہیں آج بھی پروگرام میں جو 7 سینئر رہنما ہیں, ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ اجتماعی دانش, کنسنسس اور اس کے بعد کوئی آگے کا راستہ نکالا جا سکے اور ایگوز کو چھوڑ کے آگے بڑھا جا سکے. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ کوئی قوت نہ بیرونی نہ اندرونی ان مسائل کا حل تلاش کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. بہرامند تنگی صاحب, سر میرا یہی سوال سر آپ سے پہلے بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک سر انٹروین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس معاملے پر, بالخصوص آج حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کی ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے, اس پر کوئی کامنٹ کریں گے بہرامند تنگی صاحب؟ دیکھیے شیرین ذوالفقار صاحب, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فائز عیسیٰ کے بارے میں جو ریفرنس دائر کیا تھا تو اس کی فیملی کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا ہے, لیکن آج اگر پرائم منسٹر نے اس کو واپس کیا تو میرے خیال میں یہ ایک میسج ہے کہ ہم وہ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی کی گئی تھی عمران خان اور اس میں صدر مملکت کو اعلی کار بنا کے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم تو ہر اس چیز کو, چاہے اگر ہمارا پولیٹیکل دشمن بھی اچھا کام کرتے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جو غلط کام کرتے ہیں اس کے ہم ساتھی نہیں ہیں. تو سر اب پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں, کہ جو چیئرمین ہیں, اس پر سر 125 مقدمات دائر ہو چکے ہیں سر, 125 سینچری مکمل ہو چکی ہے, اب اس سے اوپر مقدمات چلے گئے ہیں سر. یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ سے خلاف ورزی ہے. حسان نیازی والا جو معاملہ ہے سر, ان کے سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہے سر, اس سے بھی کنڈیم کریں گے بہرامند تنگی صاحب؟ شیرین صاحب میں بالکل نہیں کرتا ہوں. میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کیا اگر وہ زمان پارک میں ورکروں کو بلا کے ڈال بناتے ہیں اور وہ ریٹ کو اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, تو کیا قانون اس کے خلاف, چاہے وہ بہرامند تنگی ہو یا عمران ہو, تو اس کے خلاف اگر وہ مقدمات نہیں بناتے تو کیا کریں گے؟ اور وہ اپنے ورکروں کو نہ بلائیں, وہ عدالت کا حکم مانیں, وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں. پھر اگر راستے پہ جاتے ہیں اور حکومت اس میں مقدمہ بناتے تو یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے, یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. لیکن اگر فرض کرے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے ہیں, اگر وہ پولیس کو مارتے ہیں, اگر وہ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, اگر وہ گاڑیوں کو جلاتے ہیں, اگر وہ ورکروں کو, عوام کو شہید کرواتے ہیں, تو کیا مقدمات کس پہ بنیں گے؟ مقدمات تو بنیں گے اس پہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کا یہ رویہ رہا تو یہ 100 کی نہیں ہے, 200-300 مقدمات بھی بن سکتے ہیں, اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ پھر ان مقدمات کو سامنا کریں. میری لیڈر تو 12 سال جیل میں رہے ہیں, اور اگر وہ بری ہو چکے ہیں تو نواز شریف اور مشرف کی حکومتوں میں بری ہو چکے ہیں. وہ تمام مقدمات سے 20 سال بری, 12 سال جیل میں رہنے کے بعد 20 سال کے بعد عدالتوں نے اس کو باعزت بری کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عمران اس کو چور کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران فیص کرے, عدالتوں کو پیش کرے,
अदालतों में जाएं, वर्करों का ढाल न बनाएं, अमला को नुकसान न पहुंचाएं, पुलिस को धमकियां न दें, उनको मारे पीटे ना, कोई मुकदमा नहीं बनेगा। तो एक क्या बात है कि अगर वो वायलेशन भी करे, ऑडिट को भी हाथ में ले, कानून को भी हाथ में ले, और फिर कहें कि सेंचुरी मुकम्मल होगी, ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मैं उसके हक में हूं कि जितना भी वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं, फौज को गाली देते हैं, फौज के शोहदा को गाली देते हैं, वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या उनको फिर फूलों के हार पहनाए? फूलों के हार नहीं पहनाना चाहिए, इसलिए कि कानून सबके लिए एक है, कानून दो नहीं है। अगर मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को बड़ी रिस्पेक्ट करती है सर, ये पूरा इस हवाले से रैली निकाली थी इन्होंने, ये इस हवाले से ये इनके चेयरमैन की जानिब से भी। नदीम साहब, मैं सही कह रही हूँ ना, आप ये शऊर बेदार करने वाले थे अवाम में कि कानून के साथ खड़ा होना है, हम अवाम को ये बताएंगे। तो नदीम साहब, अभी जो बिल अदालती इस्लाहात से मुतालिक आज मंजूर हुआ है, सेनेट से भी सदर मुमलिकत को भी भेजा जाएगा दस्तखत करने के लिए, जिसके बाद ये प्रॉपर कानून बन जाएगा, तो इसकी मुखालफत क्यों कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा? सर, क्या प्रॉब्लम है इस बिल से आप लोगों को? शेरी होना तो ये चाहिए था, कानून साजी होती गुर्बत को खत्म करने के लिए, कानून साजी होती पाकिस्तान के वसाइल लूटने वालों से इस मुल्क की हमेशा के लिए जान छुड़वाने के लिए, कानून साजी होती इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह हाल करने वाले लोगों के खिलाफ। ये जो पार्लियामान को रबड़ स्टैंप कर अपनी मर्जी की कानून साजियां की जा रही है, ये मौर्य इन कानून साजियों के हवाले से जो लिखेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन लफ्जों से लोग जस्टिस इरशाद हसन खान को जानते हैं, जस्टिस अनवारुल हक को जानते हैं, जस्टिस अब्दुल हमीद ठोकर को जानते हैं, तो ये पार्लियामान के जो जजेस बैठे हुए हैं ना, मैं इनको जज कहूंगा, ये दुनिया के पहले हुक्मरान है कि जिन केसेस में ये खुद मतलूब थे, जिन केसेस में ये खुद मुलविस थे, ये उनके खिलाफ कानून साजियां कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया ये सब देख रही है। मैं गुजारिश कर दूं आपको, चंद लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए जो कानून साजी की जा रही है, मैंने चूंकि बड़ी अहम गुजारिश की थी, आपने भी नजरअंदाज कर दी, सिफान खान साहब ने भी नजरअंदाज कर दी। देखिए, जो स्टेप्स ये ले रहे हैं वो उनको आवाम के दिलों से दूर कर रहा है, लोगों की नजरों से गिरा रहा है। ये ठीक है, इक़्तिदार की राहदारियों में है, हुकूमत इनके पास है, इख्तियारात इनके पास है, ताकत इनके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यकीनी तौर पर नदीम साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, हुकूमत इनके पास है, सबसे ज्यादा इनके पास बनती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप लोग भी हुकूमत में थे सर, आप लोगों ने भी इनके लीडर्स को 6-6 महीने 12-12 महीने तक सर जेलों में रखा है। आज वही कुछ आप लोगों के साथ भी रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं लगता नदीम साहब? 101% गलत तकाबुल है, 101% गलत बात है। इन पर जितने केसेस थे पीएमएलएन पे और पीपल्स पार्टी पे, सब करप्शन के केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, एसेट्स डेवलपमेंट के केसेस थे, पाकिस्तान के वसाइल लूटने के केसेस थे। सर, तो तोशाखाना केस क्या सर, वो एविडेंट है सर आप लोगों के सामने, दीगर जो मुकदमात है सर वो एविडेंट है सर। तो बैरमन तंगी साहब भी सर 125 मुकदमात को जस्टिफाई कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू में। देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, जनरल बाजवा साहब का एक इंटरव्यू आज बड़ा देर बहस है जो शाहिद मित्रा साहब ने किया। आप उस इंटरव्यू के कुछ पैरों को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनरल बाजवा रिटायर्ड ने इनके हवाले से क्या बात की, और वो जो एक एक सत्र, क्योंकि जिस चीज का इनकार ना हो, जिसका डिनायल ना है, तो लोग उसको तस्दीक शुदा समझते हैं, वो हमारे पूरे निजाम ओपन करने के लिए काफी है। मैं आपको चीज बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्लाह पे यकीन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल सुप्रीमेसी पर यकीन किया, सिर्फ इनको नारा नहीं समझती, स्लोगन नहीं समझती। अल्लाह ताला ने हर शख्स हर काम नहीं लेना होता। एडिसन ने अगर बल्ब या लाइट इजाद की थी तो उसने अपने हिस्से काम कर दिया था। अल्लाह ताला ने इमरान खान से काम लेना था लोगों को शौकरी तौर पे बेदार करने का। आज आप अपना माइक ले, नदीम साहब जिस इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं, बस एक सवाल उसमें कि वो तो सरफान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नदीम साहब सुन ले फिर रिस्पॉन्ड कर दें। जी साहब, जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं उसमें तो जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को झूठा, शेख रशीद को झूठा भी करार दिया है। तो अगर आप उस इंटरव्यू के पूरा पढ़े ना, तो पूरा ऑन कर रहे हैं उस इंटरव्यू को, या सिर्फ उस हिस्से को ऑन करेंगे जिसमें शहबाज शरीफ ऑन करके सवालात भी नदीम साहब सर पूरा ऑन कर रहे हैं नदीम साहब उस इंटरव्यू को, एक अलग शो मुख्तस करना पड़ेगा उन सवालात के लिए नदीम साहब। देखिए, मैं गुजारिश कर दूंगा, मेरा मकसद उस इंटरव्यू के तबासात पर बहस करना नहीं है। मैंने उसके एक ऐसे हिस्से को गुजारिश की है जिसमें जनरल बाजवा ये कहते हैं कि इवन के महलात मियां शरीफ साहब ने
एक बैग से बनाए थे, $50 मिलियन उनको बैग्स मिले, और ये आम बात नहीं है। इस देखिए, जिस लीडरशिप की वालदैन के हवाले से पाकिस्तान के साथ इसकी इतनी बड़ी बात करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? और जनरल बाजवा ने, मुझे नहीं मालूम उसमें इमरान खान के हवाले से क्या कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब झूठे हैं, बल्कि उन्होंने और भी बहुत से इंकशाफा शेख रशीद साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में सब कुछ किए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू तो फिर पूरा पढ़ना चाहिए, और इख्तिसाबात जो पूरे इख्तिबास सारे आप सारे पैरास को कोट करें सर उसके। ये सच न कहें अब भाई आप। ठीक, ये ब्रेक लेना कहा जा रहा है नदीम साहब। ठीक ठीक, अपना नैरेटिव जो है वो अपने हमारे सामने रख चुके हैं नदीम कुरैशी साहब। और बैरमन तंगी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगी सर, क्योंकि मैंने शो वाइंड अप करना है। जी बैरमन तंगी साहब। देखिए शेरीन, मैं अपने भाई कुरैशी साहब से पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके जो मरकज़ी सदर है परवेज़ इलाही साहब, उसने इमरान को मुखातिब करके कहा कि इतना एहसान फरामोश न बने, बाजवा के बारे में बातें न करे। जिस बाजवा ने आपको ज़मीन से उठा के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँचाया, आसमान पे पहुँचाया, आज जो आपके मरकज़ी सदर हैं तो उनसे पूछ ले कि उस वक्त की आपकी स्टेटमेंट गलत है। अगर वो गलत है तो फिर उस बंदे को, आपके चेयरमैन ने उसको मरकज़ी सदर बनाया। आप ये भूल गए हैं कि बाजवा ने आपके आदमी को जो सेलेक्टेड, हम पहले मेरे चेयरमैन ने कहा था, उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठाया था। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? और अगर आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो अब उस इंटरव्यू में बाजवा ने तो आपके लीडर को झूठा करार दिया था, और उसने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में सबसे झूठा इंसान इमरान है। तो ये भी बताएं कर लेने थे उन्हें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते, मैंने शो वाइंड अप करना है। जी बैरमन तंगी साहब प्लीज जल्दी से कंक्लूड करें, नदीम साहब से भी उनके पॉइंट्स। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में अगर इमरान अपने बिहेवियर को, जो अनाज़द और हटदमी की सियासत उसने शुरू की है, पाकिस्तान की सियासत कभी भी ट्रैक पे नहीं आएगी। उनको अपने रवैये पे सोचना चाहिए, उसको जमहूरी तरीके से अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं, तब ये इकोनॉमी और पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली, जमहूरी मुल्कों में जमहूरी तरीके से इस तरह के क्राइसिस को हल किया जा सकता है, और ज़रूरत इस बात की तमाम सियासी पार्टियां, बड़ी पार्टियां एक साथ बैठकर जमहूरी तरीके से, जमहूरी तर्ज से इस तरह के बहरानों का हल निकालें। हमारे साथ मौजूद थे नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, बैरमन तंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थे, और साथ हासिल था एंकर पर्सन सफ़ान खान साहब का। आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।